अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक न्यू नावल स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मैंने नावल थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि इसी को अपलोड करती हूँ, तो आपको भी यकीनन ये पसंद आएगा। नावल बहुत अच्छा है, इसमें स्टोरी बहुत अच्छी है। तो नावल स्टार्ट करने से पहले आइए इसका थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। ये स्टोरी है मल्टी कपल बेस्ड। अभी तक मैंने ये जितना नावल पढ़ा है उसमें मुझे इसमें 5 कपल्स लगे हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें 5 या 6 कपल्स ही हैं। और एज डिफरेंट बेस्ड नावल है। हीरोइन बढ़िया और हीरो छोटा। सरदार यानी कि हवेली बेस्ड नावल है। प्लीज हीरो बेस्ड भी है। लव स्टोरी है। और लव फर्स्ट साइट लव बेस्ड भी है। इसके अलावा ये लव आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। यानी कि इसमें जितना भी रोमांस देखने को मिलेगा वो शोहर और बीवी का शादी के बाद वाली रोमांस है, पहले वाला रोमांस नहीं है। तो आपको ये नावल ज़रूर पसंद आएगा। मुझे अच्छा लगा जितना अभी तक मैंने पढ़ा, तो आपका भी ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको ये नावल पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। तो मैं इसका अभी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। मेरा जो माइक है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैं दूसरे माइक से जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी वॉइस आपको चेंज लगेगी, तो खैर इग्नोर कीजिएगा। ये मैं ही हूँ, बस मेरा वॉइस वो जो माइक है वो ख़राब हो गया। तो खैर वो तो बात की बात है, अब बाद में देखते हैं। अभी हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौसम गर्मा की धूप हर तरफ फैलती हुई गोया ज़मीन को भी तंदूर बना रही थी, और ये आग हटक के एक नवाही गांव के बासों की रूह तक झलसाने वाले थे। 3 लोगों की जिंदगी आज इस तपती हुई दोपहर में बदल रही थी। मर्दाने में आज फिर पंचायत जमा थी, और इस पंचायत में आज सरदार की ही तबाही तय थी। बड़े बुजुर्ग एक जाने बैठे हुए ये तमाशा महज खामोशी से देख रहे थे। जैन अली चौधरी के वालिद महदूम चौधरी और चचा भी आज बेटे का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आज बोलने के लिए उनके पास कुछ ना था। जैन अली चौधरी, शादी तो करनी होगी वरना ये आज बीच चौराहे में कत्ल हो गए। सफ़ीर खान तय से भड़का, ये मुमकिन नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकता, और इसमें इस औरत का क्या कसूर है उसको कत्ल किया जाए। आज बाजी जैन चौधरी के हाथ से बाहर थी। तभी ये मुकाम आया कि सफ़ीर खान जैसे शख्स के सामने वह सवाली बना था। सामने खड़ी ज़रफ़शां मैली सी सियाह चादर में उजली चांद की किरण सा चेहरा छुपाए थर थर कामते हुए आज अपने फैसले की मुंतज़िर थे। दूर खड़ी सुंदरी भी आज शायद आर या पार होने वाली थी। सुंदरी की जिंदगी का दाव पेच आज जैन की एक हाँ का मुंतज़िर था। कसूर? अरे, औरत के नाम पर दबा है दबा, और तू कह रहा कि क्या कसूर है। उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर वह साथी से गोया हुआ, बाल चोर उसके, और आजाद करो से कोई नका नहीं होगा। जौबन वो आखिरी कोशिश करता हुआ धारा, शायद तुम भूल रहा है कि सरदारी के असूल। भूल गया कि याद करवाऊं, इस गांव का असूल है कि जो लड़की भागने की कोशिश करेगी उसे या तो कत्ल कर दिया जाएगा या फिर नए सरदार नकाब में दिया जाएगा, फिर वो जो चाहे उससे सलूक करे। अब सरदार तू है तो नकाबी तेरे साथ ही होगा। मुकाबले कबीले ने भी सफ़ी खान की तायद की थी। पल भर में जैन चौधरी की नज़र सामने मौजूद सुंदरी पर टिकी थी, जिसके नींव व लब और उड़ी हुई रंगत उसकी कैफियत को चीख चीख का बयान कर रही थी। फौरन से पहले उसने नजरों का रुख बदल कर कहीं उसकी बेबाक निगाहें सुंदरी के उजले दामन को दागदार न कर दे। चोरी पेशानी पर हाथ फेंकर उसने जैसे फैसले को जांचना चाहा, उसको उलझन ज़दा देखकर जरफिशां के बाप के हाथ उठे और ऊंची मसद पर बैठे हुए शख्स के सामने जुड़े। यही वो लम्हा था जब इस बारूब शख्स ने एक जालमाना फैसला करके अपनी मोहब्बत को अनदेखी हुई खाई में धकेला और सफ़ीर खान को बाजी जीतने का मौका दिया। नका हवा को बुलाओ, नका अभी होगा। सुंदरी का सांस जैसे किसी ने हलक में रोका था। मजीद खड़े रहकर वो अपने जात का तमाशा नहीं बना सकती थी। पल्लू को जटरा कर वो एक आहरी करब सदा व नजर इस शख्स को सोम कर जा चुके थे। वो आज कई दिन बाद गांव वापस आया था, लेकिन आते उसका सुकून उसकी खुशी गारत होकर आ गई थी। सामने का मंजर उसका खून खुला देने के लिए काफी था। बाबा चाय पी ले। ताबी ने उनके आगे डरते हुए चाय पेश की थी। सर पर दुपट्टा जमाए वो नाजुक से लड़की अंदर से सूखे पत्तक की मानत लज रही थी। कमाल मलक ने गुस्से से उसे घूरा। नजमा हतून के चेहरे पर गहरा इस तरह फैसला गया था। वह लॉन्च के कद आदम दरवाजे के करीब ही खड़ा था। उन्होंने जोर से कप फेंका तो वह खौफ से चीखी। गर्म चाय उसके हाथ की थी। पल में उसकी चीखें गूंज उठी। वह आज तेजी से आगे आया और तबीर का हाथ थामा था। कमाल मलक जल्दी से खड़े हुए थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों तुम बाबा के सामने है? तुम क्यों नहीं समझती कि तुम्हारे माँ बाप नहीं बल्कि तुम्हारी दुश्मन है? वह आज बाई तबीर की आंखों की बुझी हुई जोत रोशन हुई थी। उसे सही सलामत सामने देखकर वो सब गम भुला गए थे। उसे सुर आंखों से अपने बाप को देखा, जिसके चेहरे पर गजब बढ़ गया था। तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कौन सी बेटी?
बेटी नहीं, बोझ है ये आपके लिए। वह इस्तेज़ाइया हंसा था। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। कमाल में लगता थे, ये मेरा घर है, यहाँ से निकालने का इख्तियार आप खो चुके हैं। दो टोकन दावें बोलता हुआ ताबीर का हाथ थामे अपने पोर्शन की जाना बढ़ा था, जो उसने हाल में सेट करवाया था। कुछ फासले बाद खड़ी अरोशे को देखा उसका चेहरा मजीद सख्ती में डला था। अरोशे ने कैद आलूद निगाह से ताबीर को देखा, जो लब दबाए हुए दर्द बर्दाश्त कर थे। वो तेजी से ताबीर को लिए हुए उसके कमरे के जाना बढ़ा। किसने कहा था बाबा साईं को चाय पेश करो? क्यों नहीं समझती कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते? तुम उनके लिए एक फालतू बोझ से कम नहीं हो। ना चाह कभी लहजे में सहती थी, तो किसी ने भी नहीं कहा था। वह सर झुकाए हुए बोली, फिर वहां पर क्यों गए? क्या अभी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते? वो बढ़ गया था। कब तक मैं उनकी नफरत सहूं? मेरी बदकिस्मती में मेरा क्या कसूर है? मैं इसी चाह में गई कि शायद उनका दिल नरम हो जाए, लेकिन नहीं, मैं हर बार गलत हो जाती हूँ। क्यों वहाज इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो शिद्दत गरिया से रोती हुई वहाज की आंख भी नम कर गई। वो उससे महज 1 साल छोटी थी। वो 30 साल का, जबकि ताबीर 29 साल की थी। उससे बड़ी एक बहन हरीम भी थी, जिसकी शादी को काफी अरसा हो चुका था। बहार सुल्तान ने उसे साथ लगाया। घनी मुछू दाढ़ी वाले चेहरे पर इस वक्त शदीद बेबसी थी। वो रोब दबदबे वाला शख्स अपने बहन के काम के आगे हर मर्तबा हार जाता था। वहां से नरमी से उसके आंसू रगड़ कर वार्डरोब के खाने में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसके हाथ पर आइमट लगाए हुए वो उसे पानी का गिलास भी थमा चुका था। मैं अम्मा जान से मिल लूँ, शाम तक मेरी वापसी पे। सिर्फ आपकी वजह से वापस आया था, वरना इस वैली में आना मेरे लिए एक अजाब से कम नहीं है। भाई, कुछ दिन रुक जाएं। वो हाथ थामे हुए बोली थी। नहीं ताबी, तुम सब जानती हो मैं अपने दुश्मनों के दरमियान हरगिज नहीं रह सकता। उसने नरमी से हाथ आजाद करवाया और वहां से निकलता चला गया। वो एक बार फिर से माजी को सोचती हुई सिसक उठी थी। कुछ देर बाद नकाह की रस्म अदा की गई थी। एक मरतबा तो उसके हाथ कांपे थे, लेकिन सुंदरी के हर ख्याल को जटाता हुआ बस साइन करता गया। इस वक्त उसे असूल न माने थे। अगर किसी और को सोचता तो गांव की तबाही उसी के हाथों तय हो जाती। यह अनोखा नकाह था, जो सजा के तौर पर दोनों को किया जा रहा था। जैन चौधरी को ऐसा महसूस होता जैसे यह सजा उसे सरदारी में जीतने की वजह से अनायत की गई है। इस पूरे अमल के दौरान सफीर एक जानब खड़ा सह तासा लिए तमाचा देखता रहा था। जरफी शाह से भी दस्तक लिए गए थे। कामते हाथों से उसने भी अंगूठा लगाया था। नकाह था या किसी के जनाजे की तैयारी? वो खामोशी ही खामोशी थी। यकदमी वो सरबराही कुर्सी से उठा। सामने मौजूद जरफिशां पर कहर बड़ी नजर डालता हुआ सफेद कुर्ते को जटता हुआ वो अपने हास मुलाजम को इशारा किए हुए जीप की जाना बढ़ गया था। चलें बीबी जी। उसके झुके सर पर जन्मी सामने मर्दाना आवाज हुई थी। पल्लू को चेपा बराबर किए वो छोटे कदम लेते दरवाजे की जानब बढ़ी थी। कद आदम खूबसूरत दरवाजे के करीब रुकती। वो एक नजर अपने बाबा डाबर डाली, जो एक जानब अब भी हाथ जोड़े करते, क्योंकि सरदारों के सामने हाथ खोलना उनके लिए गुनाह के बराबर था। कासम की नजर भी जरफी शाह पर पड़ी, लेकिन उन्होंने फौरन नफरत से निगाह फेरी। यही वो लम्हा था जब वो फूल फूल कर रोई। कासम, कासत ले जा इसे यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि यह यहाँ के सरदार की बीवी है। सफीर खान के अवाब पर कासत ने एक नजर जरफिशां की जानब देखा था, जिसकी मोटी काजल से लबरेज आंखें नमी से भरपूर थी। चलें बीबी। वो दोबारा गोया होता हुआ स्याह प्राडो की जानब आया। उसे पिछली सीट पर बिठाकर ड्राइविंग सीट संभाले गाड़ी को आगे बढ़ाया। सफीर खान की पुरसोच नजरें दूर जाती हुई स्याह प्राडो पर जमी रह गए थे। क्या बात है, आज बड़ी रौनक लगी है। सब कैदी बड़े निखरे निखरे लग रहे हैं। जेल के पिछले खुले मैदान में पुशअप लगाते हुए उसने अपने खास आदमी से पूछा। पुशअप लगाते हुए उसके मसल्स नुमाया हो रहे थे, जो सब कैदियों के उससे मुमताज बनाते थे। बात सुनना है कि नया एसपी सेंट्रल जेल के राउंड पर आने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए आ रहा है। नौफल के खास आदमी बासत ने उसे तफसील बताई, तो उसके जेहन में जमाका हुआ। कहीं एसपी वहाज सुल्तान तो नहीं आ रहा? नौफल ने सीधे होते हुए अपने घने बालों को पीछे किया और पूछा। जी बात वही, एसपी आ रहा। मतलब साले साहब आ रहे हैं? उसकी आंखों की गिर चम से वह हसीना नुमाया हुई थी, जो पिछले 5 सालों से उसकी अमानत थी। बास, क्या कह रहे हैं? बासत हैरान हुआ था। कुछ नहीं, अपनी दाढ़ी से लाते हुए बड़बड़ाया था। इंस्पेक्टर आदत से सारी इंफॉर्मेशन लेकर जल्दी मुझ तक पहुंचाओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। बाजू कमर के पीछे बांधे वो शान से चलता हुआ अपने कमरे के जाना पड़ा था। जहां जहां से वो गुजर रहा था, लोग उसके आगे सर झुकावे इस्लाम पेश करते। उसकी दहशत, रोब व दबदबे ने ही बड़े से बड़े मुजरिम को उसके आगे झुकाया था। वो शख्स देखने में जितना पुरअसरार लगता था, अंदर से इतना ही खतरनाक भी था। क्या हुआ सैन, इतने गुस्से में कहाँ से आ रहा है? सदीका बेगम, जो मुलाजमों की निगरानी में आज लान की सफाई करवाई थी,
जैन चौधरी को तेज सदा अंदाज में बढ़ता हुआ देखकर दहली। कुछ नहीं हुआ अम्मा, बाजी हार आया हूँ। हार अपने नाम करवा कर उसका तोहफा भी साथ लाया। ऊंची आवाज में डांटता हुआ अंदर के जाना पड़ा था। सिद्दीका बेगम भी उसके पीछे आई थी। जैन रुक बच्चा, बता हुआ क्या है, तेरे बाबा कहाँ रह गए? रखी, इधर आ, पानी ला जल्दी से। उसने बीच उन्होंने राखी को भी आवाज दी थी। रखी तेजी से शीशे के चमकते हुए गिलास में पानी लिए सेन में आई थी। पानी का गिलास उसने झटके में दूर फेंका था। उसे गिलास थमाती हुई रखी बेसाता ची के साथ ही दूर हटी थी। दहल तो सिद्दीका बेगम भी गई थी। नहीं पीना मुझे, मुझे सरदार नहीं बनना था, बल्कि बनना ही नहीं चाहिए था। तेजी से मुंह से जाग उड़ाता हुआ ऊपर की जाना बढ़ गया था। सिगरेट पर सिगरेट फूंकता वो बस एक सोच में उलझा हुआ था। ये पल भर में जिंदगी ने उसके साथ क्या खेल खेला था। उसकी किस्मत ने पलटा खाकर एक अनचाही अनदेखी हुई लड़की उसकी किस्मत से जोड़ दी। एश ट्रे सिगरेट की राख से भर चुकी थी। सारा कमरा तबाही का मुंह बोलता सबूत था। वो जैन चौधरी अपना गुस्सा इन बेजान चीजों पर निकाल चुका था। यकदम उसे सिगरेट फेंक कर अपने बाल नोचे थे। महदूम चौधरी पर भी उसे शिद्दत से गुस्सा आया था, जिन्होंने आज बीच चौराहे में उसको तनहा कर दिया था। बाद में यकदम ही शोर उठा था। हाल में यकदम शोर उठा था। यकीनन वो लड़की घर में आ चुकी थी। तेजी से वो बाहर के जाना पड़ा, जहाँ बड़े से हाल में महदूम चौधरी ने सदीका बेगम का बारी हाथ जरफिशा के सफेद गाल को लाल कर गया था। यकदम वो जमीन पर गिरी थी। महदूम चौधरी अभी खामोश बैठे हुए मैं सामने का मंजर देख रहे थे। यह सदमा ही कम नहीं था कि वो एक नीच लड़की को अपने आला खानदान का हिस्सा बना चुके थे। यकदम वो दारता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। अम्मा, उससे हाथ भी मत लगाना, ये अब घर की इज्जत है। असूल पसंदी की मिसाल यहाँ भी उसने कायम की। इज्जत? सरदार के मुझसे ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। ये एक बागी हुई लड़की है, जिसे तू सर का जंग लगाता ताज बना कर ले आया है, और तू उसे इज्जत कह रहा है? सिद्दीका बेगम पूरे तनफर से बोली। उठ, यहाँ से निकल, तेरी इस हवेली में कोई जगह नहीं है। सिद्दीका बेगम दोबारा उस पर चील के मानन चिपटे और उसे जोर से दिखा दिया। यकदम वो गिरते गिरते बचे। जैन चौधरी ने बेसाता उसे थामा। जरफिशा की नजर बेसाता अपनी वसिया की तरफ गई। अम्मा, मना किया है, नहीं माना? नहीं, क्या सुनाई नहीं देता? वह भरपूर तरीके से डरा था। जैन चौधरी, हाथ में रो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आहर कर मदुम शाह की चुप टूटी थी और वो भी कोई से उठ खड़े हुए थे। रखी, इस लड़की को तबेले में छोड़कर आ, इसकी औकात वहीं किया। मखदूम चौधरी के हुक्म पर रखी तेजी से आ गया थी, लेकिन जरविशां अब तक जैन के सहारे पर खड़े थे, जो उसे अब भी कांधों से थामे खड़ा था। जैन के कहर आलूद नजर रखी की जान उठी थी और उसने एक नजर नहीं, रखी का सांस रोका था। वो यकदम रुके थे। अम्मा साईं, अगर मैंने पंचायत में उसे कत्ल होने से बचाया तो यहाँ कैसे नहीं बचाऊंगा? जानता हूँ उसने गुनाह किया है, और अब ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है, तो सजा भी मैं ही तय करूंगा। जरफी चाह की तो गोया जान हलक को आई थी। क्या वो अभी से सजा देने वाला था? उसे मेरे कमरे में छोकरा, और खबरदार तुम्हारा रवैया उसके साथ जरा भी बुरा हुआ। रखी का हुक्म देता हुआ उसे जर के कांधों से बाजू हटाए। जरफिशां की आंखों में एक बार फिर से बौछार शुरू हुई थी। ऊपर जाओ लड़की, उसको खड़ा देखकर जैन चौधरी कदे ऊंची आवाज में बोला। कामती सी वो ऊपर की जाना बढ़ी। रखी ने साथी से उसका बाजू दबोचा। जैन, ये तेरे कमरे में नहीं जाएगी, तुम कैसे उसे अपनी इज्जत दे सकता है? सदीका बेगम तंदही से बोले। अम्मा, शायद असूल भूल बैठी हैं, सरदार हूँ और सरदार हर फैसला कर सकता है। एक तंजिया नजर उसने महदूम चौधरी पर डाली, जैसे कह रहा हो कि सरदारी के असूल क्या होते हैं। महदूम शाह तय सदर से जैन चौधरी के जनाब आए। सरदारी हमें भी आती है जैन चौधरी, मत बोलो कि हम अभी भी फैसला कर सकते हैं। तो फिर पंचायत में क्यों नहीं किया? बोले, वहां पर क्यों खामोश रहे थे? आप जानते हैं मैं क्या चाहता था? आंखों में लाल डोरे उभरे हुए जो दिल की हालत वाजिया कर दे। दुश्मनों से यारी निभाने से पहले अपना मेयार भी देख लेते। महदूम चौधरी ने गोया उसका दिल मुट्ठी में लिया था। जवाबन वह मुठ्ठियां बीच कर आ गया था। रखी, उसे ऊपर लेकर जाओ, और अगर अब तुम रुकी तो उस घर से बाहर होगे। जैन ने दोबारा रखी को कहा। जी चौधरी जी, बड़बड़ाती हुई वह मदद तलब नजर से सिद्दीका बेगम को देखती रह गई थी। जा, हाथ के इशारे से उन्हें रखी को जाने की इजाजत दी थी, और दोबारा जैन की तरफ मतवजे। भाभी देखें, ये मसला ऐसे हल नहीं होगा, अब इस लड़की को कमरे में जाने दे। कयूम चौधरी ने पहली मर्तबा घोर अफसानी की थी। जैन को गोया ऐसे किसी सहारे की जरूरत है। तो इश्कर से उसने चचा की जान देखा। कयूम, तुम चुप रहोगे तो अच्छा होगा। महदूम चौधरी शदीद नागवारी से बोले। कयूम साहब महज लब बीच गए थे, क्यों नहीं बोले? वो जो इस हवेली में सच के साथ खड़ा हो जाए, वही आप लोगों को गलत लगता है। जैन तंदही से बोला। जैन चौधरी, हाथ पार ना कर। महदूम चौधरी धारे। जैन, कमरे में जाओ, हम बात करते हैं भाई साहब से। कयूम चौधरी ने इशारे से जाने का कहा था। पाँव पड़ा था, वो ऊपर की जाना पड़ गया था, लेकिन रूह दूसरे कमरे के जानम था।
रखी उसके नाते वजूद को घसीटती हुई जैन चौधरी के कमरे में लाई। गालपाड़ अब तक उसकी सनसनाहट महसूस होती। दरवाजा खोलते हुए रखी भी थमी। खूबसूरत से कमरे में एक तूफान बदतमीजी मची हुई थी। कांच के कई टुकड़े उसकी पतली सी चप्पल के नीचे आते हुए मस्जिद को जल गए। बेसाता वो थमी और रखी भी रुकी थी। क्या कर रही है लड़की, पाँव पर लगवाओगे? ये तो वैसे ही मुसीबत बन के मेरे गले में अटक गई है और अब ये कारनामा अंजाम देगी। रुको, मैं झाड़ू लाती हूँ। तेजी से वो उससे खड़ा करती बाहर के जन्म गया थी और छोटी सी राहदारी से होते हुए अंदर गुम हो गए। जरफिशां की नजर बेसाताई चारों जन्म गुम गई। खूबसूरती की आला मिसाल था ये दूसरा पोर्शन। दूसरे चारों तरफ कमरे ही कमरे थे। लॉन्च की जगह एक बड़ी सी ग्रिल बनी हुई थी जो चारों तरफ थी। लॉन्च महज नीचे ही सेट किया गया था जो ऊपर से भी देखा जा सकता था। दीवार पर नस्ब दादा पर दादा की रोबदार तस्वीरें देखकर जरफिशां कांपी। अगर वो तस्वीरों में इतने रोबदार थे तो हकीकत में न जाने कैसे होते। एक तस्वीर में जैन चौधरी अपनी बारोब और वजाहत के साथ ही दिलफरेब अंदाज से खड़ा था। नजर गोया इस तस्वीर पर थम सी गई थी। बिना पलके झपकाए वो देखती रह गई। ए लड़की, क्या देख रही है? वो बड़े साहब की तस्वीर है और तेरी इतनी हसीयत नहीं कि अपनी मैली नजर से उन्हें देखे। रखी के वापस वो सटपटाई। नहीं, मैं तो इस पूरे वाक़े के दौरान वो आप बोली थी, ज़्यादा बड़बड़ ना कर, मैं झाड़ू लगाती हूँ, ये चीज़ें जल्दी से समेट दे। वो लब बेचती हुई नज़र झुकावे खड़ी थी। हवेली में उसका सौगवात जिस शानदार तरीके से किया गया था, उसे अंदाजा हो चुका था कि यह सब ही अब उसका मुकद्दर होगा। इसलिए बिना कोई भी तो कलफ किए हुए सब चीज़ें बरपर रखती गई जो सलामत बची थी। कुछ चीज़ें टूटकर बेकार हो चुकी थी। ए पागल लड़की, ये क्या कर दिया? बरपर क्यों रखा सामान? छोटे चौधरी ने देखा तो गुस्से से चलाएंगे। डरी सहमी सी वो यकदम एक जगह खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ रखो। धीमी पुरकशी सी आवाज ने यकदम रखी को भी चौंकाया। बेसाता नजर उसके उजले हुए चेहरे पर गई और जैसे थम सी गए। चांद का टुकड़ा थी या एक हसीन मूरत, रखी को समझ नहीं आया था उसे क्या किया। नाक में चांदी की नथली के अलावा चेहरे पर कोई भी आरइश ना थी। नथली भी इसकी छोटी सी तिखी हुई नाक पर यूं सज रही थी जैसे उसके लिए बनाई गई हो। मिलगुजी से हुलिये में भी वह किसी का भी ईमान पासानी डगमगा सकती थी। उसकी खूबसूरती को देखकर उसे जैन चौधरी की किस्मत पर रश्क आया, लेकिन उसका किरदार एक बदनमा दाग दबे की माना था जो सारी खूबसूरती को स्याहबाती में बदल रहा था। लड़की, मैं तुझमें काम सिखाती हूँ, देख तूने ऐसे करना है। यकदम उसके हसीन चेहरे से नजर हटाए हुए सफाई करते बोली। कीमती डेकोरेशंस को उसने उसकी जगह पर सेट किया था और बेड की खूबसूरत चादर को बेड से जुदा किया जो जरा सी भी मैली ना थी। छोटे चौधरी के कमरे की चादर एक दिन में 2 बार बदली जाती है। सुबह अगर एक चादर होगी तो शाम तक उसे बदल देना है, वरना वो तूफान ले आते हैं। दिन में 3 बार उनके कमरे की सफाई की जाती है, भले कमरा साफ हो या गंदा। चला मेरी मदद कर। रकी ब्लू सिल्क की खूबसूरती बेड शीट को ड्रा में से निकालती हुई महादब करते हुए पास बुलाने लगी। जरफिशां तेजी से उसकी जानब आए। हाथ धोए तूने? रकी ने तीखी नजर उसको देखा। बेसाता उसका सर नफी में हिला। जाओ दो करा। पागल लड़की, लगता है तुझे सब सिखाना पड़ेगा। रखी बड़बड़ाई थी। मदद तलब नजर उसने रखी की जाम देखा। हाय रे, क्या किस्मत गले पड़ गई है मेरे। इधर आ, मैं दलवाती हूँ। वो उसे लिए बाइक जाना बाई और जहाँ से झाड़ू लाई थी उसे जाना पड़े। लंबी राहदारी से होते हुए वापस आई और दोबारा कमरे की जाना पड़ी। कमरे में बेडशीट को बिछाकर रखी को जमीन पर बैठते वो बेतकल्लिफ सी बोली, थक गई आज तो, अब पानी पीने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। जरफिशान ने उसे हैरत से देखती रह गई थी। उसका अंदाज कहीं से भी जाहिर नहीं करा था कि वो अभी चंद लम्हे पहले उसे मिली है। रखी की नजर भी उसके जन्म की। वह तलस सा मुस्कुराए। तो हैरान हो रही है ना कि मैं तुझसे बेतकल्लफ क्यों हो रही हूँ? जर की नजरें झुकी। तू मेरी हम तू मेरी हम उम्र है। जानती हूँ तूने बहुत ही गलत हरकत किया। गांव के लड़के के साथ भागती तो बर्दाश्त भी हो जाता, लेकिन तूने चुना ही मुहालिफ गांव का लड़का। लेकिन एक बात कहूँ, तू जीत की आखिरी हद को पहुंच कर हारिया। तेरा गम भी अच्छे से समझती हूँ, इसलिए बस मैं इसलिए तुझसे बातें किए जा रही हूँ। इस वक्त ना जाने वो लड़का किस हाल में होगा जिसे तू मोहब्बत करती थी। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। रखी बोलने पाए तो बोलते चले गए। जरफिशा ने भी उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा था और भागने वाली बात पर उसने नजर चुराई। लेकिन लड़की, जिसके साथ तेरी किस्मत जुड़ी है ना, वो भी कोई आम शख्स नहीं है। इस पूरे गांव और उससे अगला जो गांव है ना, उसका भी सरदार है। सोच, तो जमीन से उठकर आसमान पर आ बैठ गई है। अब तूने गम नहीं मनाना कि तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, बल्कि खुश हो कि तू जैन चौधरी की बीवी बनी है। रकी की अगली बात पर वो झटके से नजर उठाती उसको देखने लगी। कुछ ज्यादा बोल गई क्या? रकी उसकी नजरों का महफूज समझते हुए बोली। बेसाता उसे नफी में सहलाया। अच्छा छोड़ो सारी बात, तू ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जरफी शाह है। जैसी खूबसूरत तेरी शक्ल है ना, वैसी खूबसूरत नाम है और तेरी आवाज़ भी मीठी सी है। रखी, सिद्दीका बेगम की आवाज़ से वो अपनी जगह से उछली थी। हाय रब्बा,
मालकन अब तू मेरी चटनी बनाएगी। अच्छा सुन जमीबा, बैठना, तेरे कपड़े मैले हैं, कहीं चौधरी जी गुस्सा ना करें। जड़ से कहती वो बाहर निकल गई थी। अपनी हैसियत का उसे अच्छी तरह पता था, इसलिए वो मामूली पर्दों के करीब दीवार के साथ ही टेक लगाकर बैठ चुके थे। जे में बेसाता बाबा का ख्याल आया। वो गार्बर सनसनाहटें आंख नम किए थे। इस वक्त मुझसे सोचने में उलझा हुआ था। वो नकाह कर तो चुका था, लेकिन उसे सुंदरी की भी फिक्र हो रही थी। आखिरी वक्त में उसका पल्लू झटक का जाना बाबर करवा चुका था कि उसे नफरत करने की वजह दे चुका है। वो जैसे वो आज ब्याह कर लाया था, उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। न जाने कौन थी ये लड़की जो एक तलवार के मान उसकी जात से लटक गई थी। उसने तो कभी उसे देखा भी नहीं था। और न जाने कौन था उसका आशिक जिसके साथ ये भाग रहे थे। सोची थी कि उलझ से गई थी। न जाने सुंदरी किस हाल में थी। जैन चौधरी को अगर इस वक्त किसी की फिक्र थी तो वो सुंदरी थी। बाकी सारी सोचें गोया कहीं जा सोई थी। हालांकि कुछ पल के लिए उस लड़की को भी भूल चुका था। उसे आज भी याद था जब उसने पहली बार देखा था। शजिया हवेली की हदूद से निकलकर पिछले बाग की तरफ गई थी। जब जैन घर में दाल हुआ था, उसका कुछ सामान लाया था। शजिया कहाँ है? रखी से इस्तफसार करता वो इर्द गिर्द भी देखता था। चौधरी जी, वो जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। वो बाग में गई है। रखी के लफ्जों पर उसके माथे पर बल नुमाए हुए थे। वो सीधा अपनी गाड़ी लिए हुए बाग की जाना पड़ा था। ये बाग 2 जमीनों को जोगा बनाया गया था और इस बाग में आना ममनू समझा जाता था। वो मुठ्ठियां बीचे हुए अंतरदाल हुआ इर्द गिर्द वो शिजा को तलाश करते वो तैश में था। स्याह ग्लासेस हटाकर उसने एक तायराना निगाह डाली और आगे बढ़ा। जब एक नरम व नाजुक वजूद उससे टकराया था। टकराव इतना शदीद था कि यकदम ही जैन चौधरी हड़बड़ाया। शिजा जो इस वजूद के पीछे भाग रहे थे, सामने खड़े हुए जैन चौधरी को देते हुए सांस रोक गए थे। जबकि चेहरा सफेद पड़ा। जैन ने बेसाता मुकाबले लड़की को थामका सहारा दिया, लेकिन बल्ला हो इन चांदी के झुमकू का जो उसकी कमीज के बटन में अटका। आ एक चीख के साथ ही उसका सर दोबारा उसके सीने पर लगा। जैन को सुरतिया समझ में चंद मिनट तो लगे ही थे। दूसरी जानब शजिया का एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। रुको लड़की, मैं करता हूँ ठीक, हिलना मत। मुकाबले का भारी गंभीर लहजा सुनकर सुंदरी की हरकत रुकी। झुमके के बड़े से मोती का छल्ला अच्छा हाथ अटका था। नीचे सर झुकाए उसने मोती बटन से निकालना चाहा। मुकाबले की चुनरी सर से जुदा होकर कांधे पा चुके थे। बरौन रेशमी बालों ने जैन की तवज्जो खींची। झुमके पर रखा हुआ हाथ हल्का सा कान पर टच हुआ, जबकि वो तेज परफ्यूम की खुशबू में खुद को रचा बसा महसूस कर रहे थे। झुमका जुदा होते ही वो झटके से दूर हटी तो ब्राउन लहराते हुए बाल चांद से चेहरे से दूर हटे थे। जैन चौधरी की तो गोया नजर थमी और उस चेहरे पर टिकी। बरसों का इंतजार गोया खत्म होता हुआ नजर आता। जिसका वो मुतलाशी था, वो आज उसे सामने नजर आ ही गए थे। माफी शजिया, मेरे हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोका था और शजिया के जन्म देखा, जो अब भी उंगलियां मसलती हुई जैन के जन्म देख रहे थे। शजिया, बाप में क्यों आई हो? जब मना किया था फिर यहाँ पर क्यों आई हो तुम? और ये लड़की कौन है? जैन की दानमा आवाज सुनती वो सहमी। भाई, ये दूसरी हवेली से आई है, सुंदरी नाम है उसका। शिजा सहमी सी बोली। घर चलो। जैन चौधरी एक गहरी नजर दूर खड़ी हुई सूरज चेहरे के साथ खड़ी हुई सुंदरी को देखकर रूह मोड़ता हुआ पाई जाना पड़ गया था। जाओ सुंदरी, परेशान ना होना, पाई किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वो बहुत ही रहम दिल है। उसके हाथों को थामती हुई वो सर पर पल्लू दुरुस्त किए बाहर के जाना पड़ गए थे। सुंदरी कुछ देर से जाता हुआ देखती रही, फिर अपने कदम पीछे के जन्म लिए जहाँ से वो रोज आती थी। आई नहीं वो लड़की बाहर? शिजा को बराबर में देखते हुए उसने स्याह शीशे की तरफ इशारा किया था। वो भाई, वो पीछे वाली साइड से आती है। एक और इंकशाफ गोया जैन चौधरी के माथे पर बल आया था। आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे और बहस बिल्कुल भी नहीं करनी। आंखों पर सियाह चश्मा दुरुस्त करते हुए शजिया को बोलने से रोक गया था। गाड़ी बढ़ाओ। ड्राइवर को हुक्म देता वो चेहरे का रूप पाए के जन्म काट चुका था। शजिया को तो वो कुछ नहीं कह पाया था, लेकिन वो लड़की उसकी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही थी। हाथ में जलती हुई सिगरेट ने उसको होश की दुनिया में पटका। यकदम वो सिगरेट फेंकता हुआ खिड़की की जानिब आया था। सुंदरी, लबों से उसका नाम अदा हुआ था। कहीं शायान सागर सुधी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। एक सोच ने तेजी से उसके दिमाग पर दस्तक दी। नहीं, उसे हब्बत नहीं होनी चाहिए। वह नफी में साहिला वे अपने ख्यालात की ही नफी कर गया था। अब जो करना था उसे खुद ही करना था। वो सुंदरी से वो स्टडी से बाहर निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। दरवाजा खोलते हुए वह पेशानी मसलता हुआ अंदर की जानिब आया और बेड के किनारे पर बैठा। कमरे में तो उसे आना ही था। अगर आज ना आता तो कभी ना कभी तो आना ही था। वो लड़की अब इसके ज़िम्मे मुसल्लत थी। एक जिम्मेदारी थी जो अब उसकी जात के साथ बांधी चुकी थी। लाख चटने के बावजूद भी वह अब अलग नहीं हो सकती थी। कमरे में नजर दुराती उस लड़की को ढूंढ रहा था जो बारी पर्दों के करीब समीप पर बैठी नजर आई। बेसाता ही उसे उस पर तैश आया और दिल किया कि उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। जो आज गांव की इज्जत तो नीलाम करने ही वाले थे, उसको भी मुश्किल में डाल चुके थे।
उसको स्कूल से सोता देखकर वो माथे पर बल नुमाया कि वे उसकी जानब आया। दिल तो चाहा कि बाजू से पकड़कर वो उसे बाहर फेंक दे, लेकिन चांद फांसी पर वो रुक गया। उसको मासूमियत से सोता हुआ देखकर वो अपनी असली नरमी के बायस उसे छू भी ना सका। मुठियां बीचता हुआ वो वापस पढ़ के जानब आया और चट लेटा। दिल था कि अब तक बेकरार था, जी चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। वो जल्द अज जल्द सुंदरी से मिलना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि जो उसने देखा वो सच तो है, लेकिन अधूरा सच है। लेकिन आज की रात ये मुमकिन नहीं था। चाह कभी वो मुहालफ हवेली के जन्म रोह नहीं कर पाया था। अगर यहाँ से जाता तो जिस लड़की को आज कत्ल होने से बचाया था वो लड़की हवेली में कत्ल हो जाती और उसका नामो निशान भी उसे ना मिलता। आज तो वो उसको अपने कमरे में पनाह देकर बचा चुका था, लेकिन महदूम चौधरी जैसे जाबिर इंसान से कुछ भी बैत ना था कि वो कब क्या कर गुजरते। जैन को महदूम चौधरी की पंचायत खामोशी ने भी काफी हैरान किया था। उनके बेटे की जिंदगी का फैसला हो रहा था, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार करके गोया जैन चौधरी को बगावत पर उकसा दिया था। बाबा, आपने अच्छा नहीं किया, मैं उसकी सजा भी आपको जरूर दूंगा और तुम्हें भी सजा भुगतनी होगी। ऐद बड़े अंदाज में कहता वो आंखें मोड़ चुका था। नींद भले ना आती, लेकिन इस वक्त उसे अपने हिसाब को पुरस्कून करना जरूरी था। सुंदरी, शायान कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाल हुआ था तो नजर सामने उजड़े बिखरे खुले में बैठी हुई अपनी बहन पर गई। भाई, वो शख्स झूठा धोखेबाज निकला। वो उसने मेरे सामने जरफिशा से शादी कर ली। भाई, वो मेरी दोस्त से कैसे शादी कर सकता है? कच्ची पक्की नींद से जाकर वो रोते हुए शायान से गले लगे। कल सारी रात वो कमरे में बांध रही थी। सदमा था कि जान नहीं छोड़ा था। जैन का निकाह और जरबिशा का हवेली जाना उसे कार खाने को दौरा था। सुंदरी, मैं तुमने मना किया था ना, वो शख्स अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर तुम भी उससे मिलती रही, राब्ते बढ़ाती रही। शुक्र करो पापा को तुम्हारी इस गलत हरकत का इल्म नहीं, अगर उन्हें खबर हुई तो गजब हो जाएगा। अब तुम यहाँ ही नहीं रहोगे। नहीं भाई, वो एक बार फिर से रोई थी। तुम आज ही शहर जा रही हो, वहां अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। जैन चौधरी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। वह तरफ का सीधी हुई। शायान सागर ने गजबनाक अंदाज से सुंदरी को देखा। सुंदरी, मैंने बहुत तुम्हारा लिहाज किया है, अब मजीद नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो मैं सर झुकाकर आई गई थी। कहती भी तो क्या, कसूर उसका ही सारा था। सेंट्रल जेल का राउंड लेता हुआ वो गहरी सोच में था। ताबी का सुस्ता सा चेहरा आंखों के गिर्द घूमने लगा था। कल का हवेली का चक्कर उसे जहनी थकावट से नवाज गया था। सलाम एसपी। नौफल ने कदे आजाना अंदाज में सलाम किया था, जबकि वहाज के माथे पर बल नुमाया हुए थे और चंद साल पहले का वाकया पूरी तरह से दिमाग में ताजा हुआ था। क्या बात है एसपी साहब, तुम तो खुद अपने बहनोई से मिलने चले आए हो, पहचाना नहीं क्या मुझे? आबरोज काबिज ने वहाज को देखा, जिसका चेहरा स्पाट हो चुका था। मैं नौफल जसदान, मशहूर गुंडा। याद आया कुछ? उसकी तमसराना वापस का होंठ खोल उठा था। वो तेजी से उसकी जानब मुड़ा और गैर आलूद निगाह से घूरा। वजूद में शोले भड़क उठे थे। क्या देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा और मेरा सामना दोबारा भी हो सकता है, वो कहकर लगाए हुए बोला। वहाज ने मुठ्ठियां बीची थी। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, जरा करीब आकर मेरी बात तो सुनो। नौफल राजदारी से बोलता हुआ आगे आया, जबकि वहाज ने जबरे साथी से पीछे। मेरी होने वाली बीवी कैसी है? बकवास बंद करो अपनी। वहाज धारा। ये बकवास नहीं है मेरे यार, ये तो रिश्तेदारी को निभाने के असूल पर ज़ाबित है, और एक साले से ही उसकी बैंक का हाल पूछा जा सकता है ना। और जब मैं बाहर आ जाऊंगा ना, फिक्र मत कर, तुझे सहमत नहीं दूंगा। अपनी बीवी का खुद ख्याल रखूंगा। अपने गने बालों को उसने दोनों हाथों से पीछे किया था और लबों पर कातलाना मुस्कुराहट सजाई। वहाज सुल्तान ने तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक पंच मारा था। वह जुनूनी होता उसका गिरबान जकड़े सलाहों के दरमियान से ही उसे बुरी तरह से पीटने लगा था। हवालदार ने आकर वहाज को बामुश्किल थामा था। छोड़ो मुझे, इस घटिया आदमी की मैं जान ले लूंगा। वह हवालदार की गिफ्त में फड़फड़ाया था। नौफल ने गाल रगड़ कर अपनी सुरख आंखों से उसे देखा था, लेकिन फिर एक जोरदार कहका लगाया था। वो वैशी इंसान पहली मुलाकात में ही वहाज सुल्तान पर गहरा वार कर चुका था। उसका वार गलत भी न था। वहाज सुल्तान की खानदानी दुश्मनी की बदौलत आज उसके बाइक जैसा दोस्त ने उसके पास नहीं था। वो पिछले 4 साल से सलाहों के पीछे था, लेकिन उसका जेल में होना भी न होने के बराबर था। तुझे मैं देख लूंगा, उंगली उठाए उसने वार्न किया था और शर्ट दुरुस्त करता लंबे डाक पड़ता हुआ जेल से निकल आया था, जबकि नौफल ने जोरदार किक सलाहों पर मार दिए। पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना गाड़ी में वो पुरसोच सा बैठा था। 4 साल बाद उस शख्स का सामना उसे परेशानी में डाल गया था। जितना वो सोचा था इतना ही उसका खून खोल रहा था। सर, वो सामने लड़की। हवादार ने फौरन गाड़ी की स्पीड आस्था की थी। उसकी तवज्जो सामने दरवाए, जहाँ एक लड़की गाड़ी से कुछ दूर ही दोनों हाथ फैलाए हुए सड़क के दरमियान में खड़ी थी। गाड़ी रोको। बहार ने फौरन गाड़ी रुकवाई थी। वो लड़की तेजी से भागकर आगे आई थी। सर, फूले सांस के साथ वो मुस्कुराया। ये क्या हरकत है?
آپ کو اس جرم میں اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ وحاج نے سرخ آنکھوں سے گھورا۔ نہیں سر، مجھے اندر مت کرنا، دراصل آج میری یونیورسٹی پہنچنا بہت ضروری ہے اور میری گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے، پلیز پلیز آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گی۔ فائز کو سر پر رکھتی ہوئی وہ دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وحاج نے ایک نظر کھڑی اس کی گاڑی کو دیکھا تھا جہاں پر ڈرائیور گاڑی ٹھیک کر رہا تھا، دیکھنے میں کسی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، وائٹ جینس پر میرون شارٹ فراک پہنے ہوئے، کھلے بالوں میں چھوٹی سی معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی، بال آگے سے کٹے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے آپ بیٹھے، اسے گہری سانس لیے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو سر، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بولوں گی۔ وہ سامان اٹھاتی ہوئی پیچھے کی جانب بڑھی۔ رکے، آپ آگے بیٹھے، اسے گمبھیرتا سے کہا اور ہوادار کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ نابیہ دروازہ کھولے اندر بیٹھی تھی، جبکہ دوسری جانب وحاج بھی سیر سما چکا تھا۔ اپنی یونیورسٹی کا ایڈریس بتائیں، وحاج نے سامنے دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ چپ چاپ ایڈریس بتاتے ہوئے سامنے دیکھنے لگے۔ سر آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو خوش رکھے، آپ کہیں سے بھی پولیس والے نہیں لگتے بلکہ کسی مووی کے ہیرو لگتے ہیں۔ نابیہ کی بند زبان شروع ہو چکی تھی، وحاج نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ سر، اس کی خاموشی کو محسوس کیے اس نے دوبارہ وحاج کو پکارا۔ سر آپ نے میری مدد کیوں کی؟ آپ کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے بہت ہی رحم ڈالا ہے۔ مس آپ چپ کر کے بیٹھے، ورنہ میں آپ کو اتار بھی سکتا ہوں، وحاج نے اپنے اصلی کھردری لہجے میں بولا تھا۔ نہیں سر پلیز اتارنا مت، ورنہ وہ پروفیسر منہاج خروس انسان وہ مجھے فیل کر دیں گے۔ وہ فوراً روحان سی ہوئی تھی۔ سر، کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گوئی ہوئی۔ مس، وحاج نے اس پر سخت نگاہ رکھتے۔ سر لاسٹ کوسچن، دراصل مجھے پولیس فورس بہت پسند ہے۔ جی پوچھیں، وحاج یونیورسٹی روڈ پر گاڑی ڈالے ہوئے گویا ہوا۔ آپ نے اب تک کتنے انسانوں کا ٹپکایا ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وحاج نے غیر آلود نگاہ اس پر ڈالے۔ اوپس سوری، مطلب انکاؤنٹر وغیرہ کیا ہے۔ آپ کی یونیورسٹی آ چکی ہے، وحاج نے اسے بائک کا راستہ دکھایا۔ اچھا، اسے یونیورسٹی کو دیکھ کر منہ بسوڑا۔ سر آپ مجھے بہت اچھے لگے، تھینک یو سو مچ، ایک پولیس آفیسر کو آپ کی طرح ہی فرض شناس ہونا چاہیے۔ پلیز سر، میں ایک سیلفی آپ کے ساتھ لے لوں؟ پلیز سر، وہ چھوٹی سی لڑکی بہت ہی بتونی تھی، وحاج نے جس طرح نگاہ سے گھورا تھا۔ سر پلیز، وہ ہونٹ لگائے ہوئے بول لی۔ وحاج نے ہلافے کو ہاتھ میں سائے لایا تھا۔ وہ خوشی سے اس کے برابر بیٹھی اور وکٹری کا نشانہ بنا کر اس نے دونوں کے سیلفی لی۔ تھینک یو سر، وہ تشکرانہ نگاہ سے وحاج سلطان کو دیتی ہوئی مسکرائی تھی۔ آپ کو دیر ہو جائے گی، وحاج کو پولیس اسٹیشن جانے کی جلدی تھی۔ اوہ یس، وہ اپنا بیگ کاندھے پر سیٹ کر کے فائر سمیٹنے لگی تھی جب یک حد فائرنگ ہوئی۔ وحاج نے جلدی سے اسے بازو سے اپنی طرف کھینچ کر اسے نیچے جھکایا، جبکہ انابیہ اس صورت سے گھبرائی اس کے ساتھ لگی جھکی تھی۔ وحاج کا ایک بازو اس کی پشت پر پھیلایا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے گن اٹھائی۔ انابیہ کو لگا کہ اس کی دھڑکنیں رک گئی ہیں۔ گولیوں کا شور ایک بار پھر بلند ہوا تھا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے انسپیکٹر جلدی سے باہر آئے تھے، جبکہ انابیہ خوف سے چیخی تھی۔ چیخو مت لڑکی، سر میں مرنا نہیں چاہتی، سر پلیز مجھے بچا لیں، ڈرو مت، آپ نیچے جھکی رہو۔ وہ باہر نکلنے کی تدبیر سوچتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ سر پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، انابیہ نے سختی سے اس کی شرٹ کو جکڑی تھی۔ ریلیکس مس، میں سنبھال لوں گا، آپ خاموش رہے۔ اس کی پوچھ سے ہاتھ ہٹا کر وہ باہر نکلا تھا۔ گولیوں کی برسات ابھی جاری و ساری تھی، یک حد شیشے پر گولیوں کی برسات ہوئی تھی۔ انابیہ کے حواسوں پر یہ سب برداشت سے باہر تھا، کچھ لمحوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ باس، وحاج سلطان پر حملہ ہوا ہے لیکن وہ بچ گیا ہے۔ نوفل یزدان نے سرخ آنکھوں سے باسو کو دیکھا تھا۔ اس نے کلہاڑی ایک طرف پھینکی تھی، سیاہ بنیان میں اس کا چوڑا سینہ امسس نمایاں تھا۔ اسے کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ مجھ سے بہت کچھ ہو جائے گا۔ نوفل نے باسط کو دیکھ کر اپنی لفظوں سے اسے بار بار کروایا تھا۔ باس، اب تو میں باہر بھی آسانی سے نہیں نکل سکتا، باسط بڑبڑایا۔ کیوں؟ تیرے لیے جیل کا گیٹ چھوٹا ہو گیا ہے یا پھر وہ ایس پی ہم سے بڑا ہو گیا؟ اس کی گردن پر نوفل نے ایک چپت رسید کی تھی۔ سر وہ بڑا ہی تو ہے، آپ تو ابھی صرف 25 سال کے ہیں، باسط نے دانت نمایاں کیے تھے۔ تو بار بار میری عمر مجھے یاد نہ کروایا کر، اس چھوٹی عمر کا تو سارا ملال ہے۔ نوفل نے دانت پیسے، جبکہ باسط حفیظ سا مسکرایا۔ خیر، ایس پی کا نمبر ملا کر دینا، فی الحال تو اپنے ساتھی کو ہاسپٹل لے کر گیا ہوگا۔ ٹروزر کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائے اس نے اپنے بال دوسرے ہاتھ سے پیچھے کیے تھے جو اس کی عادت تھی۔ ملک حویلی کی ساری خیر خبر رکھنا، مجھے اگر شکایت ملی تو باسط بیٹا تو نہیں بچنے والا۔ انگلی اٹھا کر اس نے وارن کیا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا، جبکہ باسط نے منہ بگاڑا تھا۔ ہٹر کی سرزمین کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہوئے سروج نے اپنی تپش دیتی ہوئی دھوپ سے چھوا تو زندگی پھر سے رواں دواں ہونے لگی۔ کمرے میں دبیز پردے تھے جس کی وجہ سے روشنی کا کمرے میں آنا ناممکن تھا، لیکن ظرفشاں کی وجہ سے
पर्दा अपनी जगह से खिसका कमरे में रोशनी फैला रहा था, जिसके बाद सैन चौधरी की आंख खुली। कल्पमंदी से वह बेड से उठा, नजर बेसाता दीवार की जानब गई थी जहाँ वो अब भी सो रहे थे। चेहरा एक जानब ढलक गया था, स्याह बालों की मोटी लिटे चेहरे पर बिखरी थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत लड़के थे। ये इतराफ दूसरी मर्तबा था वो जो कर चुका था। वो सर झटकता वो आगे आया, उसे आज किसी भी हाल में सुंदरी से मिलना था। उठो लड़की, जल्दी उठो। दीवार के साथ टेक लगाए वे बेसुध सो रहे थे। कानों में गंभीर आवाज आई तो जैन भी जैसे बेदार होने लगा था। सामने जैन चौधरी को बिखरे से हुलिये में देखकर सरपटाई, झटके से गर्दन इर्द गिर्द घुमाकर माहौल को जज्ब करने लगे थे। मेरे कपड़े निकालो, अब से मेरा हर काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, और सबसे अहम बात, जो गुनाह तुमने किया ना वो माफी के काबिल नहीं है। चाहता तो तुम्हारा मार मार कर हशर बिगाड़ देता, लेकिन कम से कम मुझ में अब भी खैरत बाकी है। जरफिशां का चेहरा इस वक्त हुनक ज़दा था। ऐसे क्या देख रही हो? जैन के वापस उसने तासा पर काबू पाया। यकदम उठने की वजह से जिस्म में शदीद दर्द हो रहा था, जिसका तासर हुनकपन खत्म होने पर चेहरे पर उभरा। जैन को उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया नजर आया तो उसने साथी से ला भेजे। ऐसा काम करना ही नहीं था कि तन्हा सर जमीन पर सोना पड़ता। अगर इस लड़के से प्यार करती भी थी तो कम से कम घर वालों को तो बताती। ये चोर रास्ते तू हवाली ही लाती है ना, जो मैं भुगतने वाला हूँ। जरी ने जैन को देखा जिसके चेहरे पर बेजारी फैले थे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उसके बदामी नैन देखता हुआ वो सर तासा लिए हुए करीब आया था, जबकि वो पीछे खिसके। यक हाथ बाजू जगह उसे सामने किया। आज से तुम मेरी बीवी हो, निकाह हुआ है हमारा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कोई और है, लेकिन निकाह जिस भी सूरत हाल में हुआ है, अब तो मेरी इज्जत बांट चुकी हो। फिलहाल मेरा जिन मौफ है, मैं कुछ ना कुछ हाल निकालूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे नकाम हो, मेरी मलकियत हो, जो चीज सैन चौधरी की मलकियत हो, वो फिर हर नगाह से ओझल हो जाती है। मुझे अगर जरा भी बना पड़ी कि तुम मुझे अपनी इस आशिक के साथ नजर आई हो, या फिर उस हवेली से तुम्हारे कदम बाहर निकले हैं, तो मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। तुम्हारी ये टांगे काट कर हमेशा के लिए अपाहज बना दूंगा। उसका हाकमियत परवा अंदाज सड़ी को समा चुका था। कलोन की तेज महकने जैसे हवा से जकड़े थे। शानदार सा शर्ट मिलगुजरे से हुलिये में भी खूबरू लगा था। नाजुक नरम नाजुक सी जरफिशां काम कर रह गई थी। कंदहारी चेहरा सफेद पड़ने लगा था। बदामी नैनो ने गुर्बत की तपश पर जैसे नमी का रूह किया था। उसे तो गुमान भी नहीं था कि उसकी हल्की सी गुर्बत पर ऐसे दर जाएगी। बोलो, जाओगे यहाँ से? जैन ने चेहरे पर तैश नुमाया किए साथी से पूछा। जैन ने फौरी नफी में सह लिया था। उसका अंदाज काफी सहमा हुआ था। फिलहाल कपड़े तो तुम्हारे यहाँ नहीं है। मैं शजिया से कहकर तुम्हारे कुछ कपड़े मंगवाता हूँ, वो इस्तेमाल करो। माँ से दूर रहना, इस कमरे में ही रहना। कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस घर में हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा गुनाह वैसे भी छोटा नहीं है। जर को उसकी नरम करम से तबीयत हैरान कर थी। पहले नरमी, फिर साथी के बाद नरमी। वो चंद लम्हों में उलझ कर आ गए थे। आप बोलो भी कुछ। वो बाजू पर दबाव बढ़ाए हुए उसके जवाब के इंतजार में था, और जहर सोच में डूबी थी कि वो क्या बोले। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या कर मुहातब करे। नाम क्या है तुम्हारा? चेहरे की घबराहट देखकर जैन ने बात का रुख बदला था। वो पहले सदमे में थे, इसलिए उसने नरमी से बात करना मुनासिब समझा। जरफिशा सरसराते हुए लबों से मदम से सरगोशी पर जैन ने बेसाता उसे देखा था। जितनी वो खूबसूरत थी, आवाज भी एक रिदम में थे। नाम भी जैसे उसकी हसीन सूरत जैसा प्यारा था। क्वालिफिकेशन क्या है? जैन ने एक बार फिर से उसे शख्स को देखा था। कहीं से पढ़ा लिखा नहीं लगता था, लेकिन उसे कुछ अलग महसूस हुआ था। मैंने वो ठहर ठहर कर बोली तो जैन टन चलाया। मुझे लगता है कि मेरा वक्त बर्बाद होगा। तुमने तो नकान नामे पर भी अंगूठा लगाया था। जैन ने नफी में सह लाया। है, बेड शीट चेंज करो, मुझे पहले ही काफी देर हो गई है। जैन को रखी की बात याद आई थी। उसने हैरत से जैन को देखा, जबकि बाजू पर अब भी उसकी गिरफ्त थी। और हाँ, ये 7 ड्रेसिंग रूम है, वहां जाओ। मेरे ड्रेसेस होंगे, उनमें से कोई अच्छा सा सिलेक्ट करके लाओ, मुझे देर हो रही है। वह बाजू छोड़कर मुड़ा था। जर ने बेसता सांस बहाल किया था, वरना उसकी कुर्बत करीब रहकर वो शायद बेहोश हो जाती है। रूम में 2 दरवाजे थे। अब ड्रेसिंग रूम कौन सा था, जरबिशां को समझ में दुश्वार थी। मजीद कसर ड्रेस सिलेक्शन ने की। सुने, वॉशरूम के जाना पड़ते हुए जैन के कदम रुके। फरमाए। वो मुड़ता हुआ उसके जाना मुतवज्जो हुआ था। जैन ने उंगलियां चटाई तो जैन उसकी उलझन समझ गया था। ये दरवाजा ड्रेसिंग रूम का है। ड्रेसिंग रूम समझती हो ना? वो दोबारा उसके जाना आया तो जरफिशान ने पीछे कदम लिए। सतून नाम में चमकता हुआ मोती रोशनी में चमका था। इस लड़की में कुछ तो हासियत थी कि जैन ज्यादा शख्स भी बार बार मुतवज्जो हो रहा था। मुझे तो पता नहीं है आप कैसे कपड़े पहनते हैं। उफ, मुझे लगा कोई अहम मसला होगा। वैसे मुझे हैरत हो रही है, शक्ल से तुम मासूम हो, बा कैसे गई? जाने बेसाताई शिकवा को निगाह से उसकी तरफ देखा था, जो उसी की जाने मुतवज्जो था। ऐसे क्या देख रही हो? है, छोड़ो, अब नहीं कहूंगा जो हो गया माजी था, अब तो तुम्हें यही रहना है। ऐसा करो,
शलवार सूट निकाल दो और हाँ, ड्रेसर पर सब चीजें रेडी करके रखो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। जरा पेशान को शदीद हैरत हुई। वो कल भी तो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल थी, लेकिन वो तो ऐसे हुक्म दे रहा था जैसे वो शुरू से उसकी चीजों की हिफाजत करती आई है। वो सोचूं के ताने बुने में उलझ कर रह गए थे। कमरे पर होती हुई दस्तक पर उसने एक सहमी नजर वॉशरूम के दरवाजे की जम डाली थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, यानी कि जैन अभी बात ले रहा था। उसकी बदौलत उसकी हदायत भी साथ ही याद आई। कमरे का दरवाजा जोर से दर दर गया था, तो वह कामती हुई टांगों से दरवाजे के जाना आई। लाख खोलकर वह पीछे हटी थी कि सामने जैन चौधरी की माँ मौजूद है। जर का सांस हलक में अटका। कहल आलूद निगाह से उन्होंने जर को देखा। आगे बढ़कर उन्होंने जट से उसके बाल मुट्ठी में जकड़े और दो चार थप्पड़ मुंह पर मारे थे। वह रात से कोहलों पर लौट रहे थे। अपने हुबरू बेटे के लिए एक नीच साथ को घर में अहम हसीयत से दे देना उनके लिए आग में भड़कना जाता था। मजीद कसर उसके दागता मासी ने पूरी की थी। शर्मो हया किसी को दे आई हो। ये तेरी पसंद की शादी नहीं है, और ना ही तू कोई मन पसंद बहू है जो इतनी देर तक मेरे बेटे कमरे में मौजूद रहेगी। जाके गाल सुना उठे थे, जबकि वो मजीद बालू को झटका देती हुई जर्दो को पका रहे थे। आंसू का डेला आंखों से बह निकला था। तकलीफ से वह सिसकी थी। माफी, माफ माँ जी। जर के लफ्ज़ों ने उन्हें मजीद इत्तेशाल अंगेज किया था। बकवास करती है, और तेरी इतनी औकात कि मुझे माँ जी बोले। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे दूर धकेला। यक हद वह जमीन बोस हुई थी। इसी दौरान वॉशरूम का दरवाजा तेजी से खुला था। कदम बोसी करती हुई जरफिशां को देखकर कई लकीरें जैन चौधरी की चोरी पेशानी पर उभरे। वो वेस्ट और ट्रोजर में मलबूस था। उसकी मौजूदगी देखकर चौधरैन भी सट पड़ा है। जैन ने माँ को एक निगाह देखा था। कांधों से थाम कर उसने स्पाट अंदाज से जरफिशां को सामने किया था। चेहरे पर बगौर निगाह डाली। चेहरे पर उंगलियों के गहरे निशान, मोटे नैन कटोर में बढ़ती हुई सुड़ी और उस पर तैरता हुआ पानी, दबोबा मचलती सिसकियां जैन चौधरी के गजब को आवाज दे गए थे। जैन ने बेसाता होन के किनारे से खून अपनी पोर पर लिया। वो सिसकियां लेती हुई बेजान रूह के माना थे। वो नाजुक सी लड़की थी। चौधरैन के बारी हाथ के थप्पड़ ने उसके तो तोड़ फोड़ हिला दिए थे। जैन ने जर को बेसाता हंसा में लिया। इस हंसा ने जरफिशां पर जैसे 86 तान दी थे। ऐसा महसूस हुआ कि वह तपती हुई धूप से ठंडे बाग में आ पहुंची है। दिल के धड़कन ने कानों में शोर मचाने लगे थे। अम्मा, मैं कल कुछ बकवास की थी, शायद आपने सुनी नहीं। किस हक से आपने उसको मारा? मत बोलो कि अब ये मेरी बीवी है, वो सर्द पानी से बोला। चौधरैन को उसकी आंखों में वाजा तैश नजर आता। अपने बेटे की सिद्धि अक्खर और तैश अंगेज तबीयत से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन अपने बेटे के करीब खड़ी एक नीच जात की लड़की उनको नाक की तरह डस रहे थे। जरफिशां गुमसुम सी उसके हंसा में थी। बालू से टपकती हुई कई बूंदे सड़ी के चेहरे पर गिरे। आज के बाद अगर मेरी बीवी पर किसी ने हाथ उठाया तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो दार कर बोला। जर को लेकर बैठ के जाना पाया। अब तो इस कल की आवी 2 टके की छोकरी के लिए मुझसे बदतमीजी करेगा? मत बोल, ये भाग रही थी और मैं तेरी माँ हूँ। कल तो मैं बर्दाश्त कर गई, आज नहीं करूंगी। उसे अभी के अभी घर से निकाल, वरना मैं जहर खा लूंगी। कौन सा जहर खाऊंगी? लाओ मैं ला देता हूँ। वह इस्तजाइया मुस्कुराया। चौधरी की बोलती बेसाता बंद हुई थी। नगाह कमती हुई जरपर थी, जो सूरज चेहरे के साथ ही लब बाबर तर कर दिया। जबीन थाम कर उसने चेहरे को दाएं बाएं मोड़ा तो दोनों गाल पर भी सुरह निशान उभरे थे। अम्मा, बहुत ज्यादा कर दिया। आज के बाद ये हरकत मत करना, क्योंकि फिर मुझे जानवर बनने से कोई नहीं रोकेगा। वो तनबिया निकाह से माँ को देखता हुआ बोला, जबकि सदीका बेगम बेटे के लफ्ज पर सुन रही थी। डरो मत, तुम्हारी गलती का मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं ऐसी सजाएं किसी को भी नहीं देता। फिलहाल मुझसे डरो, क्योंकि इस घर में तुम्हारा वाहिद हमदर्द मैं हूँ। अपने साथ का मान देता हुआ जरफिशां को सुकून की मीठी लहर दे गया था। जलते देर पर ठंडी फवार से बरसी। जैन को उसकी भीगी हुई आंखें तश्कर से मुस्कुराती हुई लगी। वो गुलाबी सी नाजुक सी लड़की हुस्न का हर पैमाना रखती थी। कामती जबीन के हमने उसकी तवज्जो खींची तो उंगली के पोर से बेसाता ही उसने हमको दबाया, ये गुमान करके कि ये असली है। उसके लब इस सिचुएशन में मुस्कुराए थे। उसका गुलाब चेहरा जैन चौधरी के पे जाम खींचा था। ये असली है? उसने जड़ी का पूछा। जर लजाई सी नजर झुका गए थे, लेकिन वो जैन की बेबाक हरकत पर हैरान भी थे। जबकि चौधरी ने ये रोमान परवर मंजर देती हुई बकती जगती हुई बाहर निकल गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही जैन चौधरी है जिसकी के जुल्म उसे इंतहा नहायत दर्दनाक सजा देता था। लेकिन अब तोहमत लगी लड़की को भी सीने से लगाए खड़ा था। अम्मा ने काफी जोर से थप्पड़ मारा है, वो गाल से लड़ रहा था, जबकि जर्द सुरख पाड़ दी। उन्होंने कल बिल्कुल सही किया था, मैं इसी काबिल हूँ। वो रो दी थी। उसकी नन्ही सतून नाक इस होबरू से शख्स की कुर्बत में सुर हो चुके थे। नहीं, उन्होंने गलत किया है, वो हमारी से बोला।
बेसाता वो झुका और अकीदत से माथे पर लब रख दिए थे। लबों का जोर अपने माथे पर महसूस करती वो ठंडी पड़ गए थे। ये एक तरह के अपने साथ का मान था जो उस शख्स ने भरपूर अकीदत से फरहाम किया था। जरा को धोखा ना दी कि वो शख्स उसे ही साता का करीब आ जाएगा और अकीदत की मोहर भी फराम कर देगा। वो तो पाँव में बैठी हुई ठोकरों की हकदार थी। फिर उसने कैसे उसे सर पर ताज की तरह सजाकर अपना अकीदत बड़ा हुआ लम्स दे दिया था। कैफियत और जैन कभी अपनी एक लम्पल में भी समझ नहीं आई थी। वो अपने किरदार का मजबूत शख्स था। फिर वो जरफिशां को न जाने कैसे लम्स से आशनाई अता कर चुका था। उसने चोरी पेशानी मसा का सो देखा जो बिल्कुल गुलाबी पड़ चुके थे। तुम अगर ऐसी हरकत ना करती तो आज हालात और होते, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी मजबूर हो गया था, वरना वह सफीर कमीना तुम्हें मौत के घाट उतार देता, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता था। वो बेबसी से बोला, जबकि जरफिशां को समझ नहीं आई थी कि उस शख्स को ऐसे क्या हताब दे जिससे वो उसकी नरमी का इनाम दे सके। मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, कसम से मैं नहीं चाहती थी। वो फूल को रोती हुई सर नफी में हिलाए हाथ में जोड़ बैठे थे। जानता हूँ, देखो मैं तुम्हें अभी कहीं भी नहीं लेकर जाता था, वरना इस जिंदान में तुम्हें 2 मिनट भी नहीं रहने देता। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो वक्त रहते हुए समझ जाओगी। इस वक्त मुझे सुंदरी के पास जाना है, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम समझ रही हो ना? उसे जुड़े हुए हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लेते। जरबिशा ने इस बात में सही ला देता, लेकिन सुंदरी का सोचकर वो अंदर से बहुत ही बेचैन हो चुके थे। अब आराम करो, शज्जा के कपड़े मंगवाता हूँ। अब चाहे जो भी आए दरवाजा मत खोला, मैं रखी के हाथ से नाश्ता भी बजाऊंगा। वह नरमी से गाल थपथपाता हुआ कपड़े लिए हुए ड्रेसिंग रूम के जाना पड़ा। वो एक बार फिर उसे फूर फूर कर रोई। नरम गालों में दर्द की लहरें सी उठी थी, लेकिन इस शख्स की नरमी भी उसे रुला रहे थे। वो हाथ बेड के दाएं बाएं रखे हुए दर्द को अंदर ही दबाती रहे थे। जैन फ्रेश सा होकर बाहर आया तो उसे एक ही पोजीशन में बैठा देखकर लब बीच कर आ गया था। वो बाल बनाकर महसूस परफ्यूम चढ़ता हुआ अब काला दुरुस्त कर रहा था। एक उचटती भी निगाह उसने जरा पर डाले थे, जो अब भी रोने का शुगर जारी रखे हुए थे। देखो, अब तुम ऐसे रोती रहोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, रोना बंद करो। जैन ने नफी में सर हिलाकर देखा, पल्लू से आंखें रगड़ी। वो हनकोरा बढ़ता हुआ बाहर निकल गया था। जैन ने बेसाता उसकी पुष्ट को घुरा था। चंद पल बाद वो कमरे में दाखिल हुआ था। हाथ में 2 जोड़े थे, स्याह और एक गहरे सबज रंग का जोड़ा जो उसने सर की जाने बढ़ाया। मेहरूती उंगलियों वाले हाथ, जिनकी पोरें गुलाबी सी थी, इसी नरम हाथ से उसने कपड़े थाम लिए। मुझे लगता है ये साइज में तुम्हारे पूरे बड़े होंगे। शजिया थोड़ी बारी सी है, पर तुम तो दान पान सी है ना। वो आहर में मुस्कुरा दिया था, जबकि जरफिशान चिमट कर रह गए थे। एक और सवाल पूछूं? जर की जुबान फिसली थी। पूछ लो जो पूछना है। नहीं, वो नफी में साल लाती हुई चंद कदम पीछे थे। अच्छा, तब पूछ लेना जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए। फिलहाल तुम चेंज कर लो, और हाँ, मुंह हाथ धो लो। गालों में दर्द होगा ना? जन ने निगाह उठाकर हैरानगी से शख्स को एक बार फिर से देखा था। वह पल पर जरबिशां को हैरान कर था। इतनी फिक्र तो उसकी सगी माँ ने भी नहीं की थी जितनी वो शख्स करा था, हालांकि उसकी मन चाही भी ना थे। हैरान मत हो, मुझे किसी को बेजा नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे अपने कुछ असूल भी हैं। अगर तुम मेरे साथ ईमानदार से चलोगी तो मैं तुम्हें दयानतदारी के साथ तुम्हारा हक फराम करूंगा। अगर तुमने मेरी अमानत में खयानत की तो मेरी बददियानती सारी उम्र के लिए तुम्हारी अजाब बन जाएगी। सर से लहजे पर जर यकहत कांपी थे। ये पहली गंभीर आवाज है जिसने समातों को भी ठठरा दिया था। और कपड़े लेकर वॉशरूम की जाना भाग गए थे। जैन ने बार पर बैठकर उसका इंतजार करना जरूरी समझा। मोबाइल पर मुख्तलिफ मैसेजेस देता वो मगन हुआ। जब जर की चूड़ी की खनक सुनाई दे, उसने बेसाता निगाह उठाई और फिर वो निगाह जैसे पलटना बोल गए थे। घोड़े चोरे से गले से नजर आती हुई सफेद चमकती हुई सुराहीदार गर्दन, जिसमें बड़ी सी सफेद चेन थी, झुमकियां कान से जुदा थी, जबकि जमीन पर चंद बूंदे ठहरे हुए थे। बादामी आंखों से काजल गायब हो चुका था। जैन को वो आंखें वीरान से लगी थी। इरफान को दिल चाह कि उसकी आंखों में फिर से काजल बांट दिया। वह नाजुक अंदाम हसीना उसकी तवज्जो खींच थी। शिट यार, मैं क्यों देख रहा हूँ इतनी गौर से? मुझे सुंदरी पर फोकस करना है, फोकस ऑन सुंदरी। वह बड़बड़ाता हुआ खुद को मलामत करने लगा था। पहले इस सफी का गला दबा दूंगा, कमीना इंसान, इसी वजह से सारा तमाशा हुआ है। वो टांग चलाता हुआ यकदम खड़ा हुआ था, जबकि जर भी आगे आई थी, फांसा सिमट कर आ गया था। वो बड़ा सा कमरा उस शख्स की हमराई में उसे तंग सा लग रहा था। उसकी निगाह तपश ने सांसों में इत्तेशार सा बरपा गया था। वो शायद बेबाक था, या फिर उसका अंदाज ही ऐसा था। जर को मजीद समझ में वक्त लगने वाला था। स्याह फ्राक में वो चांद की चमकती हुई चांदनी के मानत लगे थे। नाश्ता कर लेना, 2 बजे तक लौट आऊंगा। मेरी सारी हदायत याद रखना, दोबारा कमरे से नहीं निकलना। गंभीर लहजे में उसे बाबा करवाता हुआ वो चंद पालू से देखकर बाहर निकला था। धड़कते दिल के साथ ही जरफिशा ने सांस बहाल किया था, पर उसके आम अंदाज पर वो अब भी हैरान थी। थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की हिफाजत करने के लिए। लेकिन क्या हमला करने वालों का पता चला? वह आज अनाबिया को बेहोश देखकर हॉस्पिटल आया था। उसके 2 अहलकार जख्मी हुए थे। कुदरती तौर पर वो इसे
فرمان علی کے ہاسپٹل لیا تھا، جو انابیہ فرمان کے والد کا ہی ہاسپٹل تھا۔ اپنی بیٹی کو وہاں پر دیکھ کر وہ گھبرا چکے تھے۔ میری بیٹی پر حملہ آور ہونے والے مجرم میں جہاد اسلام کے پیچھے چاہتا ہوں۔ فرمان علی نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہاج نے سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھایا تھا۔ فرمان علی شہر کے جانے مانے ڈاکٹر تھے۔ ان کے ہاسپٹل میں ایک نام تھا۔ انابیہ فرمان ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی بیوی تبسم بیگم بھی ایک ڈاکٹر تھے۔ کوشش جاری ہے، جیسے کچھ خبر ہوئی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، مجھے اجازت ہے۔ وہ ہاتھ ملائے وہاں سے نکلا تھا۔ ہاسپٹل سے نکل کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا جب اس کا فون بجا تھا۔ ان نون نمبر دے کر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ سنا ہے کہ انسپیکٹر وہاج سلطان عرف عام صالح صاحب گولیوں کے زد میں آ کر بھی زندہ پا چکے ہیں۔ وہ پل بھر میں پہچان گیا تھا کہ مقابل کون ہے۔ وہاج نے فون بند کرنا چاہا لیکن اس کے واپس اس نے مٹھی بیچی۔ صالح صاحب، پولیس والے ہو کر بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور مجھے دیکھو، چار قتل ہو کر شان سے جیل میں رہا ہوں۔ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی افسوس ہے، لیکن ایک ملال ہے کہ آدھے قاتل آزاد ہے، لیکن ہے وہ بھی تمہارے لاڈلے بہنوئی کے ہاتھوں ضائع ہوں گے۔ کیا یہی بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ وہاج سپاٹ انداز میں بولا تھا، جبکہ دوسری جانب نوفل یزدان کا کیا گنجا۔ میری ہونے والی پیاری سی بیوی کے بھائی نوفل کسی کو بلا وجہ فون نہیں کرتا۔ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر پولیس کی وردی پہن کر بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ میرے پاس آ جاؤ، قید کے چند دن پرانی یارڈ مل بیٹھ کر گزاریں گے۔ نوفل ایک بار پھر سے کہہ کر لگایا تھا، جبکہ وہاج نے تہ سے کال کاٹ کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بالکل بھی لڑنا یا بحث نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں الماری سیٹ کرتی، سفید اور سیاہ لباس کے علاوہ اس کے الماری میں ایک بھی ایسا لباس نہیں تھا جو وہ پہن سکتی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ فریش ہوئی تھی، گنے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے جسے دوپٹہ اوڑھ کر اس نے چھپایا تھا۔ وہ بن بہائی بیوہ تھی جس میں اس کا قصور نہ ہونے کے باوجود بھی اسے سزا دی گئی تھی۔ الماری کا پٹ بند کرتے ہوئے اس کی نظر اس تصویر پر گئی تو دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ بوڑھی سرخ آنکھوں والا شخص اپنی پر اسراریت سمیت اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا، جو شکل سے نہایت سنجیدہ اور معصوم تھا۔ وہ سنجیدہ اور معصوم شخص ہی تو تھا جس کی موت کی سزا اسے بیوقی کی صورت میں ملی تھی، جبکہ وہی اپنی ذات پر پر اسرارت لیے ہوئے شخص ہر بار اس کے وجود کو سہما دیتا تھا۔ واہ، آج تو حسن مکمل نکھر کر سامنے آیا ہے۔ اپنے پیچھے سلمان ملک کی آواز سنتی وہ خوف سے اچھلی تھی۔ اس نے جلدی سے تصویر کپڑوں کے نیچے رکھی، وہ دوپٹے کو تھام کر روح موڑا۔ سلمان ملک اپنی پوری حباست کے ساتھ پیچھے موجود تھا، مونچھوں کو تاؤ دیتا۔ وہ اپنی بھوکی نظر سے اس کے وجود کو جیسے کاٹ دینا چاہتا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، وہ حلت تار کرتی ہوئی چیخی تھی۔ جانے کے لیے نہیں آیا جانے من، کہہ کر لگائے اسے کہا تھا، جبکہ طبیب کی حالت بری ہونے لگے تھے۔ بھائی تو تیرا اب مہینے سے پہلے آئے گا نہیں، اس لیے کمال ملک سے رشتہ مانگنے بابا صاحب آئے ہیں۔ 2 دن بعد نکاح کا سوچ کر آیا ہوں۔ اس کی پر یقینی پر اس نے نفی میں سائے لیا تھا، جبکہ سلمان ملک بے باکی سے مسکرایا تھا۔ باخدا تعبیر، تمہیں پانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، اب تو صبر کرنا مشکل ہے۔ تم تو یہی چاہتی تھی نا تمہیں اپنانے سے پہلے سمینہ کو فارغ کر دوں، تو کر دیا فارغ، سنبھالے اپنے دونوں بچے اکیلے۔ خدا کا واسطہ ہے سلمان بھائی، بخش دے مجھے، میں نہیں چاہتی شادی، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بہتی آنکھوں سے چیخی تھی۔ نہ میری جان، آنسو نہ بہاؤ، آپ تو مسکرانے کا دن ہے، فکر نہ کرو، دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں بار دوں گا، سلمان ملک بنا کسی بات کا اثر لیے بولا تھا، جبکہ طبی کا دل چاہا خود کو کچھ کر لے۔ اپنی اس سستی زندگی سے وہ مکمل طور پر بیزار ہو چکے تھے اور اب یہ نئی مصیبت آ چکے تھے۔ آپ کی بار انکار مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی، کیونکہ اب میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ ایک بار پھر اگر مجھے خون کی ہولی کھیلنا پڑی تو میں کھیلنے سے گریز نہیں کروں گا۔ درندگی بڑی ہوئی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے اسے طبی کو ایک اور اذیت دی تھی۔ اور سنو، سلمان دروازے کے قریب رکا تھا، وہ حاج کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ابھی تو صرف اس کی کار پر گولیوں کی برسات ہوئی ہے، اگلی بار چلنے والی گولیاں اس کے وجود کے چتھرے اڑا دیں گے۔ نہیں، وہ سہمتی ہوئی پھٹی آنکھوں سے بامشکل بولتی، جبکہ سلمان ملک گنگناتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ میں ایسے خاموش نہیں بیٹھ سکتی چودھری صاحب، صدیقہ بیگم جلے پاؤں کی بلی کے مان چکر کاٹتی ہوئی سخت تیش میں تھی۔ مہدوم چودھری نے اپنی لاڈلی بیوی کو دیکھا تھا، جن کا شاہانہ مزاج اور غریبوں سے شدید نفرت کرنے والی عادت بالکل اس جیسی تھی، لیکن نہ جانے بیٹا کس پر چلا گیا تھا جو غریبوں کا ہمدرد، دوسری کی مدد کرنے والا، غرض وہ ان دونوں کی اولاد لگتا ہی نہیں تھا۔ تم پریشان مت ہو صدیقہ، اس کا حل میں سوچ چکا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ جانتے تھے نا کہ میں زین کی شادی اس گاؤں میں کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہاں کوئی بھی میرے بیٹے کے قابل نہیں تھے۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ کم سال میرے بیٹے کے کمرے میں شان سے رہ رہی ہے۔ صدیقہ، میں صرف زین کا حویلی سے باہر جانے کا انتظار کر رہا ہوں، ایک بار اسے جانے دو۔ اسد کو کہہ کر اس کا انتظام کر چکا ہوں، شام سے پہلے اس کا وجود حویلی میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟
صدیقہ نے مشکوک نگاہ سے انہیں دیکھا تھا۔ جواباً وہ شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے صدیقہ بیگم کا غصہ زہر کاٹ گیا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں، اور آپ زین کے لیے میں ایک ایسی لڑکی لاؤں گی کہ سارا گاؤں دیکھے گا۔ مستقبل کے حسین خواب سے جاتی وہ مخدوم چودھری کے پاس دراز ہوئی تھے۔